हाय गाइस, दिस इज मी सर तौहीद और आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह के केसेस होते हैं। पहला केस कहलाता है स्टेट ऑफ बीइंग, जबकि दूसरा केस कहलाता है रेगुलर एक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर स्टेट ऑफ बीइंग। ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? दरअसल किसी चीज के कुछ होने को कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि मैं ये कहूँ अगर कि ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, या ये कहना कि ये इमारत बहुत खूबसूरत है, तो इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं है, लेकिन किसी चीज के कुछ होने के बारे में डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कुछ मालूमात मुहैया की जा रही है इमारत के बारे में। इस तरह मैं ये कह सकता हूँ आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। तो ये मेरे होने के बारे में है कि मैं क्या हूँ, पर इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इस जुमले में कोई एक्शन नहीं है। तो ये इस तरह के जुमलों को कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब किसी चीज के कुछ होने के बारे में तस्करा किया जाएगा लेकिन कोई काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी तरतीब क्या होती है। यहाँ पर जो चीजें इस्तेमाल होंगी उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब फाइल, काम को करने वाला। कोई भी काम जो करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट उसको मानते हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो क्या चीज है। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी, यानी बी की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। और इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बी की फर्स्ट फॉर्म होती हैं इज, एम और आर। इसके बाद तीसरी चीज जो जुमले में आती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट, यानी मफूल, जिसकी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इज, एम और आर का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इज के बारे में। इज इस्तेमाल किया जाता है हमेशा जब सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी काम को करने वाला अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उस वर्ड के बाद इसका इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर की एग्जाम्पल होती है ही, शी, इट। मतलब कि कोई तीसरे शख्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पर और वो अकेला है। जब भी कोई तीसरा शख्स अकेला हो और उसके बारे में जिक्र हो रहा हो तो फिर हम इज लगा देते हैं। शी इज, ही इज, इट इज, दैट इज, अहमद इज। थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिंगुलर नाउन भी शामिल होते हैं, यानी कि किसी एक शख्स का नाम लेके बात की जाए तब भी इज लग जाता है। फिर आते हैं एम के बारे में। एम का इस्तेमाल कब होता है? तो एम का इस्तेमाल किया जाता है जब सब्जेक्ट हो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि पहला शख्स अगर अकेला है, यानी कि जो बात कर रहा है वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद एम लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के बाद एम लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो होता है आई, यानी कि मैं। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके बाद एम लग जाएगा। बाकी रहा सवाल कि आर कब आएगा। तो अब कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सिवाय थर्ड पर्सन सिंगुलर के और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के, क्योंकि इनके लिए हम इज और एम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई भी आ जाए उन तमाम के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यू आर, दे आर, वी आर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर। इसका मतलब होता है मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम अ टीचर। यहाँ नोटिस ये करना है आपको कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे लफ्ज है आई, मतलब सब्जेक्ट। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने आई के फौरन बाद एम लगा दिया। आई एम, और एम याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आई के बाद आता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। आई एम। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आ टीचर। आई एम आ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ।
इसी जुमले को अगर मनफी बनाना हो तो हम एम के आगे नॉट का इजाफा कर देंगे और यही जुमला बन जाएगा आई एम नॉट अ टीचर, मतलब मैं उस्ताद नहीं हूँ। इसी जुमले को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो ये कुछ यूं बन सकता है कि इस एम का इस्तेमाल हम आई से पहले कर लेंगे, तो जुमला बन जाएगा एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिसमें है ही इज माई फ्रेंड। तर्जुमा, वो मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड मतलब वो मेरा दोस्त है। अब इसी जुमले को अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो इसके बाद बस नॉट का इजाफा करना है। ही इज नॉट माई फ्रेंड मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है। यहाँ पे नोटिस कर लें कि इज हमने क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसलिए हम इसके आगे इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाते हैं इसके सवाली जुमले की जानिब, तो वो होगा इज ही माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त है। इज ही माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त है। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें सेंटेंस है यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत ज़हीन हो। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे भी नोटिस कर लें, हमने आर का इस्तेमाल सब्जेक्ट यानी यू के बाद किया, क्योंकि जो यू है ये कहलाता है सेकंड पर्सन सिंगुलर, सॉरी ये कहलाता है सेकंड पर्सन। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों सूरत में हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा चूंकि ये सेकंड पर्सन है तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इसका दूसरा जुमला देख लेते हैं जो कि है मनफी जुमला, और उसमें है यू आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। इसका तर्जुमा बन सकता है तुम बहुत ज़हीन नहीं हो, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, आर के फौरन बाद नॉट लगा दिया। इसी जुमले को इंट्रोगेटिव बनाना हो यानी सवालिया, तो हम सिर्फ यू से पहले आर लगा दें। तो अगर इस जुमले में हम यू से पहले आर लगाते हैं तो सवालिया बन जाएगा आर यू वेरी इंटेलिजेंट, मतलब क्या तुम बहुत ज़हीन हो। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर स्टेट ऑफ बीइंग। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे केस के बारे में, जिसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर रेगुलर एक्शन। ये जो टेंस है इसके अंदर हम बाकायदा किसी काम का जिक्र करते हैं, इसमें किसी न किसी एक्शन का होना ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से कामों का जिक्र होता है। इसमें ख़ास तौर पे हम उन कामों का जिक्र करते हैं जो हम बार बार काम करते हैं, यानी रोज़ाना करते हों, महीने में कभी करते हों या सालों में करते हों, पर अगर कोई काम हम करते हैं बार बार तो उस काम को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रूटीन, हैबिट्स या स्केड्यूल्ड वर्क्स। मतलब रोज़मर्रा के होने वाले कामों को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर रेगुलर एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपनी आदत बयान करने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब फाइल। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, मतलब जो भी काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अगर करना हो तो हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना हो तो, क्योंकि जुमला बनाने के लिए हम सादा जुमला जब बनाते हैं इसका, तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जब जुमला मनफी या सवालिया बनाना हो। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इसमें एस या फिर ई एस का इजाफा भी करना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ तब करते हैं जब सब्जेक्ट हो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस भी लगाते हैं।
आगे बढ़ते हैं पहचान की तरफ। आमतौर पे जब आप कोई भी ऐसा जुमला बोलते हैं जिसका ताल्लुक हो आम रोज़मर्रा के कामों से या फिर हमारी आदत से, तो लाज़मी इनके आखिर में ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि का है, ती है, ते हैं वगैरह। अब हम इसकी चंद एग्जाम्पल देखेंगे। पहली एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये काम ऐसा है जो मैं रोज़ करता हूँ। इसीलिए इस सेंटेंस को बयान करने के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करूँगा और ये सेंटेंस बन जाएगा आई टीच इंग्लिश। तो डू आई टीच यू का मतलब है क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसके बाद आता है जुमला यू प्ले टेनिस। यू प्ले टेनिस, तुम टेनिस खेलते हो। इस जुमले में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है यू यानी सेकंड पर्सन और उसके बाद वर्ब है प्ले मतलब खेलना और टेनिस एक खेल का नाम है जिसे खेला जाता है। यू प्ले टेनिस, तुम टेनिस खेलते हो। ये काम रोज होता है या अक्सर होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे तुम टेनिस खेलते हो। इसी जुमले को अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यू के आगे लगाएंगे डू नॉट। क्योंकि मनफी जुमला बनाने के लिए हमें नॉट लगाना होता है, लेकिन नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ा और नॉट भी लगाना पड़ा। और अब ये सेंटेंस बन चुका है यू डू नॉट प्ले टेनिस। ये एक मनफी जुमला है। नेक्स्ट है डू यू प्ले टेनिस। इसका मतलब है क्या तुम टेनिस खेलते हो। और यहाँ पे हमने इस जुमले को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यू से पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डू लगाया है। डू यू प्ले टेनिस, तो जुमले में यू से पहले हमने डू लगा दिया क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। और किसी भी सवाली जुमले को बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर सब्जेक्ट से पहले लगा हो हेल्पिंग वर्ब। डू यू प्ले टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते हो। और याद रहे कि इसके आखिर में इंट्रोगेटिव मार्क आना ज़रूरी है, इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वो फिल्में देखता है। वो फिल्में देखता है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ही वॉचेस मूवीज। यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट है ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वर्ब के बाद यानी वर्ब के एंड में हमें ES का इजाफा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है वॉचेस, वरना आमतौर पर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वॉच, लेकिन चूंकि यहाँ पे ही आ चुका है इसलिए हमने इसको बोला ही वॉचेस। ही वॉचेस मूवीज, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो हम सिर्फ ये करेंगे कि ही के बाद डज नॉट लगा देंगे। अगेन यहाँ पे भी नोटिस करें डज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आएगा, आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब आता है डू, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से इसमें ES बढ़ाया गया है और ये बन चुका है डज। ये डू से डज बन चुका है ES लगने की वजह से, इसलिए ही के बाद आएगा डज, फिर आएगा नॉट और फिर आएगा सिर्फ वॉच। मतलब वॉच में जो ES हमने ऐड किया था अब वो रिमूव हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि वो हमने डज की सूरत में टू के साथ ऐड कर दिया है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट मूवीज, तो नेगेटिव जुमला बन जाएगा हमारे पास he does not watch movies, it's a negative sentence। इसी जुमले को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम does लगाएंगे ही से पहले, तो जुमला बन जाएगा does he watch movie। इस तरह ये सवाली जुमला बन जाएगा जिसका मतलब होगा क्या वो फिल्में देखता है। तो नाज़रीन, आज का हमारा एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए ज़रूर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं इसके हवाले से, और अपनी राय भी देना चाहें तो दे सकते हैं। शुक्रिया।